अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 2 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स को नीचे नोट डाउन कर लिया है। हम वहीं से इसको रीड करेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप तमाम पार्ट्स को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स यानी पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी लिखे हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम पार्ट नंबर ए की स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे और इसके तीनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद इसी वीडियो में हम पार्ट नंबर बी को भी सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर ए से। तो पार्ट नंबर ए में लिखा हुआ है फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी आपको कहा गया है कि पार्ट नंबर ए में जो आपको नीचे 3 डिफरेंट पार्ट्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं जिसमें 3 डिफरेंट नंबर्स गिवन है, आपने इन नंबर्स का क्या फाइंड करके दिखाना है, क्यूब फाइंड आउट करके दिखाना है। तो क्यूब के मीनिंग क्या होते हैं, क्यूब को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है और क्यूब को फाइंड आउट किस तरह किया जाता है, यही तीनों सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्यूब को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है। तो हम अपने पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और इसी में तीनों चीजों को समझते हैं। तो हमारे पास जो पार्ट नंबर ए का सबसे पहला पार्ट है वो है 28। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, हम ए पार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहला पार्ट क्या है हमारे पास 28, जिसका आपने क्यूब फाइंड आउट करना है। तो याद रखिएगा, जब भी आपने किसी भी चीज का, किसी नंबर का, किसी टर्म का क्यूब फाइंड आउट करना होता है तो सबसे पहले आप पार्ट 3 का यूज करते हैं। जैसे अगर आपने 28 का क्यूब फाइंड आउट करके दिखाना है तो आप 28 को लिखेंगे और इसके ऊपर पार्ट 3 डालेंगे। इसी को पढ़ा जाता है 28 क्यूब। इससे ही क्लियर हो गया कि जब भी क्यूब का जिक्र आएगा इसका मतलब आपको यहां पर पार्ट 3 यूज करनी पड़ेगी उस टर्म के ऊपर या उस नंबर के ऊपर जो भी चीज आपको दी जाएगी जिसका आप क्यूब फाइंड आउट करने जा रहे होंगे। तो हमारे पास 28 का हमने क्यूब निकालना है, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 28 और उसके ऊपर पार्ट 3 का यूज करेंगे जिसको पढ़ा जाएगा 28 क्यूब। अब इसका मतलब क्या होता है, तो जब इसके ऊपर पार्ट 3 आती है इसका मतलब जो नीचे लिखा हुआ नंबर है जो कि 28 है, जिसका ये बेसिकली हम क्यूब फाइंड आउट करने जा रहे हैं, इस नंबर को आप 3 दफा लिखेंगे प्रोडक्ट फॉर्म में, यही इसका मीनिंग होता है। तो 28 क्यूब का मतलब है कि आप 28 को 3 टाइम्स लिखेंगे इस तरीके से, 28 टाइम्स 28 टाइम्स 28। तो जितनी बार यहां पर पार होगी, जो पार होगी उतनी ही बार यहां पे आपने वो नंबर लिखा होगा। तो 28 के ऊपर 3 पार है तो इसका मतलब है आपने 3 दफा 28 को लिखना है। तो देखिए यहां पे 3 दफा 28 लिखा हुआ है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, ये हमेशा मल्टीप्लाई किए जाते हैं। तो अब आप जब इन तीनों बार 28 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो आंसर आएगा वही 28 का क्यूब कहलाएगा। तो अब इसको शुरू कर लेते हैं। तो आसान तरीका यह है कि आप सबसे पहले इन पहले दो 28 को मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आएगा उसको नेक्स्ट वाले 28 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ताकि चीजें आसान हो जाए। तो पहले मैं इन दोनों 28 को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो यहां पे लिखूंगा 28 मल्टीप्लाई बाय 28। अब आपको प्रोडक्ट जो है फाइंड आउट करना आता है, मल्टीप्लाई करना आता है। तो सबसे पहले 8 टाइम्स करना पड़ेगा, 64 आएगा, 6 यहां पे आपको लिखना पड़ेगा। अब 8 2 टाइम्स आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो 8 2 टाइम्स कितना होता है 16, तो उसके ऊपर 6 लिखा हुआ है तो वो उसमें हम ऐड कर देंगे। तो 8 2 टाइम्स 16 और 16 में जब 6 ऐड कर देंगे आ जाएगा 22। तो आप यहां पे लिख देंगे 22। अब यहां पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अब इस 2 की बारी, अब इस 2 को इस 8 से मल्टीप्लाई करें, 2 8 टाइम्स कितना होता है 16। यहां पर फिर से आपको 1 लिखना पड़ेगा। अब आपने इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आता है 4 और उसमें ये ऊपर लिखा हुआ नंबर प्लस कर देना जो सबसे अभी न्यू लिखा था, तो वो है 1। तो 2 2 टाइम्स 4, 4 + 1 5, तो यहाँ पे आ गया 5। अब आप इनको ऐड कर लें तो 4 तो आपको वैसे उतारना पड़ेगा, 6 + 2 8 होता है और 5 + 2 कितना होता है 7। तो आपके पास आ गया 784। तो ये जस्ट आपने अभी पहले दो जो 28 थे इनको मल्टीप्लाई किया है। जाहिर बात है जो आंसर आएगा उसको फर्दर इस नेक्स्ट वाले 28 से भी मल्टीप्लाई करना है, तभी ये क्यूब पूरा होगा। तो इसी तरीके से अब आपके पास जो 784 आया इसको आप दोबारा से यहाँ पर लिख लें और इसको अगेन 28 के साथ मल्टीप्लाई कर दें इस तरीके से। तो अब आप यहाँ पे करेंगे तो 8 4 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 32। तो यहाँ पे 2 आएगा, 3 आपको यहाँ पर ऊपर लिखना पड़ेगा। अब 8 को 8 से करें, 8 8 टाइम्स होता है 64, 64 में ऊपर 3 प्लस करेंगे तो 67 आता है। तो 7 यहाँ पर आएगा और 6 आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब आपने करना है 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है 56। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 56 और उसमें ऊपर लिखा हुआ जो 6 है वो ऐड कर दें। तो 56 + 6 कितना होता है 62। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 62। अब मल्टीप्लाई का साइन, अब इस 2 की बारी है, 2 को ऊपर लिखे हुए तमाम नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है। 2 4 टाइम्स होता है 8, यहाँ पर लिखें। 2 8 टाइम्स होता है 16, तो 6 यहाँ पर आएगा और 1 यहाँ पे लिखा जाएगा।
2 7 टाइम्स होता है 14, तो 14 आंसर आया और उसमें ये ऊपर वाला 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 15, यहाँ पे 15 लिख लें। अब आप इनको ऐड कर लें तो नीचे वाला 2 वैसे का वैसे, तो 7 प्लस 8 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 15, 5 यहाँ पे वैसे ही, यहाँ पे 1 आएगा आपके पास। तो अब आपने क्या करना है, 6 में 2 ऐड करना है 8, ऊपर वाला 1 ऐड करें 9, यहाँ पे 9 हो गया। 6 प्लस 5 कितना होता है, वो होता है 11, यहाँ पे 1 और ये 1 यहाँ पर आ जाएगा ऊपर, और ये 1 प्लस 1 कितना होता है 2। तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया 21952। इसका मतलब 28 का जो क्यूब है वो कितना है 21952। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कि 28 का क्यूब आ गया 21952। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, तो भी आपको पता चल जाएगा कि 28 का क्यूब कितना बनता है, 21952 ही बनता है। तो ये हमारे पास इसका पहला पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके पार्ट नंबर 2 को। तो पार्ट नंबर 2 में जो हमारे पास नंबर गिवन है जिसका मैंने क्यूब फाइंड आउट करके दिखाना है वो है 33। तो अगेन आप सबसे पहले इसको क्यूब वाली फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमने इसका क्यूब निकालना है। किसी भी चीज़ का क्यूब निकालना हो तो उसके ऊपर हम पार्ट 3 का यूज़ करते हैं। तो अगर हमने 33 का क्यूब निकालना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 33 और इसके ऊपर इस तरीके से पार्ट 3 डाल देंगे। और इस पार्ट 3 का क्या मतलब होता है कि आप इस नीचे लिखे हुए 33 को 3 दफ़ा लिखेंगे प्रोडक्ट फॉर्म में। तो आप लिखेंगे 33 मल्टीप्लाई बाय 33 मल्टीप्लाई बाय 33। तो जितनी यहाँ पर पार होती है उतनी ही दफ़ा नीचे लिखे हुए नंबर को यहाँ पर लिखा जाता है। तो ऊपर पार्ट 3 है तो 3 दफ़ा लिखा जाएगा किसको, इस 33 को, क्योंकि 33 का आप क्यूब फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए 3 दफ़ा 33 है और बीच में मल्टीप्लाई का आपके पास जो है साइन होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए। यही बेसिकली क्यूब का मीनिंग होता है। तो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, इन दो 33 को मल्टीप्लाई कर लें। जो आंसर आएगा उसको फर्दर दोबारा से 33 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपके 33 क्यूब का आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन करके दिखा देता हूँ। आप 33 को इस पहले वाले 33 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन आसान है, आपको आती भी है। तो पहले इस 3 से स्टार्ट करते हैं। तो 3 टाइम्स कितना होता है 9, अगेन 3 टाइम्स कितना होता है 9, मल्टीप्लाई का साइन अगेन। अब इस वाले 3 की बारी, इस 3 को पर 3 से करें, 3 टाइम्स 9, और इस 3 को इस नेक्स्ट वाले 3 से करें तो ये हो गया 9। तो यहाँ पर इस 9 को तो आप वैसे उतार लेंगे और 9 अब आपने ऐड करना होता है। तो 9 प्लस 9 कितना होता है 18, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1 आ जाएगा कैरी, और 9 प्लस 1 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 10। तो ये हो गया 1089। यानी आपने जो पहले दो 33 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 1089। अब जो आंसर आ गया इसको फर्दर नेक्स्ट वाले 33 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दें जो रह गया था। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे अगेन 1089 जो आपका आंसर आया, और अब आप इसको दोबारा से 33 से मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 9 टाइम्स कितना होता है 27, यहाँ पर 2 आएगा। अब आपको 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है पहले। तो 3 8 टाइम्स 24 होता है, और ऊपर उसके 2 लिखा हुआ है वो ऐड कर देते हैं। 24 प्लस 2 कितना होता है 26, यहाँ पे 6 आ जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब 3 को 0 से मल्टीप्लाई करना है। 3 0 टाइम्स कितना होता है 0, आंसर आया 0, उसमें ऊपर वाला नंबर प्लस कर दें जो कि 2 है। 0 प्लस 2 कितना होता है 2। अब 3 को 1 से, 3 1 टाइम्स 3, तो यहाँ पे आ गया 3। अब आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे। अब इस वाले 3 को ऊपर लिखे हुए तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 3 9 टाइम्स कितना होता है 27, 7 यहाँ पर आएगा, अगेन एक नया 2 ऊपर आ जाएगा। 3 8 टाइम्स आपने करना है। तो 3 8 टाइम्स कितना होता है 24, और उसके ऊपर ये फ्रेश 2 लिखा हुआ है। तो 24 प्लस 2 कितना होता है 26, तो यहाँ पे 6 आएगा, और अब आगे नेक्स्ट 2 इस तरह लिख देंगे। अब 3 को 0 से करेंगे तो 3 0 टाइम्स कितना होता है 0, और उसके ऊपर ये पे 2 लिखा हुआ है, और 0 प्लस 2 कितना होता है 2, तो ये हो गया 2। और यहाँ पे 3 को इस लास्ट वाले 1 से करेंगे, 3 1 टाइम्स 3, तो यहाँ पे आ गया 3। अब इनको भी आप ऐड कर दें, 7 तो वैसे ही आप लिख लेंगे, और 7 और 6 ऐड हो जाएंगे। 6 प्लस 7 आप करें तो कितना आता है 13, तो यहाँ पे 1 ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। 6 प्लस 2 पहले करें 8 होता है, उसके ऊपर वाला 1 ऐड कर दें वो हो जाएगा 9, और यहाँ पे 3 प्लस 2 करें ये हो जाएगा 5, और ये 3 तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो आपने इनको ऐड कर लिया और आपका आंसर आ गया 35937। इसका मतलब जब आपने इस पहले वाले 33 को इस दूसरे वाले 33 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया था 1089, और जो आंसर आया उसको फर्दर दोबारा से 33 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया 35937। तो हमारे पास यही 33 का क्यूब है। आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर में भी जब लिखेंगे 33 का क्यूब तो आपको आंसर पता चल जाएगा, और वो यही वैल्यू होगी, यानी 35937 ही होगी। तो ये हमारे पास इसके पार्ट नंबर 2 का भी आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 3 को। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है पार्ट नंबर 3 में जो नंबर है वो है 45, यानी अब आपने इस नंबर का
क्यूब फाइंड आउट करके दिखाना है। तो 45 का क्यूब फाइंड आउट करना है तो पहले इसको क्यूब वाली फॉर्म में लिख लेते हैं। कभी भी आपने किसी भी नंबर का फाइंड आउट करना हो क्यूब तो आप उस नंबर को लिखते हैं और उसके ऊपर इस तरीके से पार्ट 3 का यूज़ करते हैं। इसी को हम पढ़ते हैं 45 क्यूब। अब आपको पता है क्यूब का मीनिंग क्या होता है। क्यूब का मीनिंग होता है जो पार के नीचे नंबर लिखा हुआ है इसको आप 3 दफ़ा लिखेंगे प्रोडक्ट फॉर्म में। यहाँ पे 45 लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे 45 टाइम्स 45 टाइम्स 45। यही बेसिकली क्यूब का मीनिंग होता है। जितनी पार होती है उतनी दफ़ा आ रहा होता है यहाँ पर कौन सा नंबर जो नीचे लिखा होता है, यानी 45 3 दफ़ा, तो 1 2 3, तो ये 3 दफ़ा आ रहा है और इनको प्रोडक्ट कर रहे होते हैं। ये बेसिकली क्यूब करना कहलाया जाता है। तो अब आपने इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। आसान तरीका ये कि आप पहले इस वाले 45 को इस पहले वाले 45 से मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम कि हम लिखेंगे 45 और इस वाले 45 को इस अगले वाले 45 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। वो आपको आता है। पहले इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करें। 5 5 टाइम्स 25 होता है। यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पे ऊपर 2 लिखना पड़ेगा। 5 4 टाइम्स करें वो 20 होता है और ऊपर वाला 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22। नीचे मल्टीप्लाई का साइन डालें। अब इस वाले 4 की बारी, इस 4 को 5 से करें 20 होता है, यहाँ पे 0 आएगा और ऊपर आ जाएगा 2। अब इस 4 को 4 से करें तो 4 4 टाइम्स 16 होता है और उसमें ऊपर वाला 2 ऐड कर दें तो वो हो जाता है 18। तो 16 + 2 कितना हो गया 18। अब आप इनको ऐड कर लें तो 5 तो वैसे उतारना पड़ेगा, 2 नीचे वैसे उतारना पड़ेगा, 8 + 2 10 होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये 1 और ये वाला 1 ऐड होता है। आपको पता है 1 + 1 कितना होता है 2। तो आपके पास आंसर आ गया 2025। अब इस 2025 को इस नेक्स्ट वाले 45 से भी मल्टीप्लाई कर दें। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2025 और इसका नेक्स्ट वाला 45 इसके नीचे लिखें। अब हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 5 टाइम्स करें 25 होता है, 5 यहाँ पर 2 पर आ जाएगा। 5 2 टाइम्स 10 होता है, 10 में पूरा 2 ऐड करना पड़ेगा तो ये 12 बन जाएगा। 2 यहाँ पर 1 इधर आ जाएगा। 5 0 टाइम्स करें 0 होता है, 0 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। और 5 2 टाइम्स 10 होता है तो यहाँ पे आप लिख देंगे 10। मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे। अब इस 4 की बारी, 4 को 5 टाइम्स करेंगे, 4 5 टाइम्स कितना होता है 20, तो 0 यहाँ पर आएगा और एक 2 और ऊपर आ जाएगा। तो 4 2 टाइम्स कितना होता है 8 और ये ऊपर वाला जो 2 यहाँ पर लिखा है ये ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा और 1 एक और आगे इस तरह आ जाएगा। अब इस 4 को 0 से करें तो 4 0 टाइम्स कितना होता है 0, आंसर 0 आया। और 0 में ये वाला 1 ऐड करें जो अभी लिखा था तो 0 + 1 कितना होता है, वो होता है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और 4 को 2 से करें तो ये हो जाता है 8, इनको भी ऐड कर दें तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 5 वैसे का वैसे ही, 2 + 0 2 ही होता है, 1 + 0 1 होता है, 0 + 1 1 होता है, 8 + 1 9 होता है। यानी आपका आंसर आ गया कि 45 को इस तरह 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आएगा 9125। तो यही 45 का क्यूब है। इसको आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं तो आपको यही आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास इसका ए पार्ट जो है फिनिश हो गया। हमने तीनों पार्ट्स में जो नंबर दिए गए थे उनका क्यूब फाइंड आउट करके दिखा लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर बी को। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी की स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पे लिखी हुई नजर आ रही है। मैं इसको रीड करने जा रहा हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी आपको कहा जा रहा है कि नीचे 3 डिफरेंट पार्ट्स गिवन है, उसमें 3 डिफरेंट नंबर्स गिवन है। आपने इन नंबर्स का क्यूब रूट फाइंड आउट करके दिखाना है। तो हमने ये सबसे पहले देखना है कि क्यूब रूट को एक्सप्रेस किस तरह किया जाता है, रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है। उसके बाद हम प्राइम फैक्टराइजेशन एक मेथड है, उसी की मदद से यहाँ पर इन तमाम नंबर्स का क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस बी पार्ट के सबसे पहले पार्ट के लिए। तो पहला पार्ट हमारे पास है 12167 जिसमें नंबर लिखा हुआ है 12167। आपने इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करके दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस नंबर को क्यूब रूट की फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने इस नंबर को यहाँ पर लिख लेना है जिस तरह मैंने लिख लिया और इसके ऊपर इस तरह का रेडिकल सिंबल आप डालेंगे जिसके यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा 3 लिखा होगा। इसी को हम बेसिकली पढ़ते हैं क्यूब रूट। तो अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 12167 का क्यूब रूट। तो आपने किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करना हो आपने उस नंबर को लिखना होता है और उसके ऊपर आप इस तरह का रेडिकल सिंबल डालते हैं जिसके यहाँ पर छोटा सा 3 लिखा होता है जो कि बेसिकली क्यूब रूट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर यहाँ पे कुछ ना लिखा होता तो हम इसको जनरली स्क्वायर रूट बोलते हैं, लेकिन 3 लगा देने से इसको हम पढ़ेंगे क्यूब रूट। ठीक है, अब हमने जो मेथड यूज करना है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन एक मेथड है जिसकी मदद से आप आसानी से क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या होगा, आपके पास जो नीचे यहाँ पर नंबर दिया गया है आपने इस नंबर की
प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी। उसके लिए आप पहले क्या करेंगे, आप इस नंबर को इस तरह यहाँ पे लिख लेंगे जैसे मैंने लिख लिया, और दो लाइंस लगा देंगे, एक लाइन इस तरह की और एक लाइन इस तरह की। अब आप क्या करेंगे, आपने इस नंबर को डिवाइड करने वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर ढूंढना है, यानी इस नंबर को जो सबसे छोटा प्राइम नंबर डिवाइड करता है वो आपने यहाँ पर लिखना है। और इसी प्रोसेस को आप फॉलो करते जाएंगे, यहाँ पर नए नए नंबर्स आते जाएंगे। हर नंबर के लिए आप यही ढूंढेंगे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर्स को डिवाइड करने वाला कौन सा है, और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आपको यहाँ पर नीचे 1 नहीं मिल जाता। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन फॉलो होती है। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हमने देखना है कि इस नंबर को डिवाइड करने वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। अब देखिए ये 5 डिजिट नंबर है, और अगर कैलकुलेटर्स अलाउ ना हो तो इसको सॉल्ट आउट करना, आप कह लें इसके प्राइम डिवाइजर्स ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, अक्सर औकात इसमें डिफिकल्टी आती है। तो इसलिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए, उन्हीं की मदद से आप बता सकते हैं कि ये वाला नंबर किस नंबर पर डिवाइड हो सकता है या किस प्राइम नंबर पर डिवाइड हो सकता है। अदरवाइज मैनुअल कैलकुलेशंस अगर आप जितनी ज़्यादा करेंगे उसमें ज़ाहिर बात है टाइम लगेगा, और टाइम लगने से हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो विद इन टाइम फिनिश ना हो पाए। तो दोनों चीज़ें चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल्स भी चाहिए और आपकी मैनुअल कैलकुलेशंस भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को जल्दी से कर पाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल्स बता रहा हूँ जो कि आपको हेल्प करेंगे इस तरह के नंबर्स को देखने के लिए कि नंबर्स के डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर्स कौन से हो सकते हैं। तो आप देखें, आप क्या करें, सबसे पहले आप वो प्राइम नंबर्स यहाँ पर कुछ लिख लें जिनको हमने चेक करना है कि वो इस नंबर को डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो हमारे पास होता है वो 2 होता है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 5 के बाद हमारे पास होता है 7, 7 के बाद हमारे पास कौन सा होता है, वो होता है 11, 11 के बाद कौन सा होता है 13, 13 के बाद हमारे पास होता है 17, 17 के बाद हमारे पास कौन सा होता है 19, 19 के बाद हमारे पास कौन सा होता है 23, और इसी तरीके से आगे चीज़ें चलती जाती हैं, आगे प्राइम नंबर्स आते जाते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कि हमारा ये नंबर किस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। तो पहले 2 को चेक करते हैं। तो याद रखें, अगर आपने चेक करना हो कि कोई भी नंबर 2 पर डिवाइड होता है कि नहीं होता, आपने जस्ट उसका लास्ट डिजिट देखना होता है। अगर आपके नंबर का लास्ट डिजिट 2 पर डिवाइड होता है तो कंप्लीट नंबर भी 2 पर डिवाइड होता है। अगर आपके नंबर का लास्ट डिजिट 2 पर डिवाइड होने वाला नहीं है, यानी इवन नंबर नहीं है या 2 के टेबल पर नहीं आता, तो पूरा नंबर भी 2 के टेबल पर नहीं आएगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर है उसका लास्ट डिजिट 7 है, और 7 एक ऐसा नंबर है जो कि 2 पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, 2 के टेबल पर नहीं आता। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 2 पर डिवाइड नहीं होगा। तो हमें डिवीजन करने की जरूरत नहीं, हमने डिविजिबिलिटी रूल्स की मदद से बता दिया कि ये नंबर 2 पर डिवाइड नहीं होगा। आगे चलते हैं 3 के लिए। तो 3 के लिए आपको क्या फॉलो करना पड़ता है, अगर आपने ये चेक करना है कि कोई नंबर 3 पर डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप उस नंबर के तमाम डिजिट्स को ऐड कर दें। जैसे आप देखिए हमारे पास जो नंबर लिखा हुआ है वो है 12167, आप इसके तमाम डिजिट्स को ऐड कर दें। पहला डिजिट 1, दूसरा 2, तीसरा 1, चौथा 6 और पांचवा 7, इनको ऐड करें। तो देखिए 1 + 2 कितना होता है 3, 3 + 1 4, 4 + 6 10, 10 + 7 17। तो आपको आंसर में क्या मिला 17। अगर आपको आंसर में एक ऐसा नंबर मिले जो 3 पर डिवाइड होता है, 3 के टेबल पर आता है, तो ओरिजिनल नंबर भी 3 के टेबल पर डिवाइड होगा या 3 पर डिवाइड होगा। और अगर आपको एक ऐसा नंबर मिल जाए जो कि 3 के टेबल पर नहीं आता डिजिट्स को ऐड करने के बाद, तो ओरिजिनल नंबर भी 3 पर डिवाइड नहीं होगा, 3 के टेबल पर नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे 17 मिल रहा है, 17 3 पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ओरिजिनल नंबर भी 3 पर डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब हमें ये भी पता चल गया कि ये वाला जो नंबर है ये 3 पर डिवाइड नहीं होता। अब 5 को चेक करना है। तो देखिए 5 को चेक करना बड़ा आसान है कि अगर आपके नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो 0 या 5 हो, तो आपका नंबर लाजमी 5 पर डिवाइड होता है। और इस नंबर का लास्ट डिजिट 7 है, ना तो 0 है ना तो 5 है, इसका मतलब ये 5 पर डिवाइड नहीं होगा। अब आ गई 7 की बारी कि हमने चेक करना है कि ये नंबर 7 पर डिवाइड होता है या नहीं होता। तो 7 के लिए भी हमारे पास एक डिविजिबिलिटी टेस्ट मौजूद है। इसमें आपने क्या करना है, ये नंबर जो है 12167 मैंने यहाँ पे लिख लिया। आपने ये करना है कि आपने लास्ट वाले डिजिट का डबल करना है और जो आंसर आएगा उसका डिफरेंस निकालना है बाकी डिजिट्स के साथ। कैसे? जैसे आप देखिए इस लास्ट डिजिट का डबल क्या होगा, लास्ट डिजिट लिखा हुआ है 7, 7 को अगर आप डबल करें तो उसका मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 7 2 टाइम्स कितना होता है 14। तो आप यहाँ पे लिख दें 14 और इसको बेसिकली सब्ट्रैक्ट करवा दें किसमें से, जो डिजिट्स बाकी बचे हुए, बाकी क्या बचे हुए 1216 ये बचे हुए, ठीक है। तो अब देखिए 1216 में से 14 माइनस करें तो आपके पास आ जाता है 1202। अब आप इस नंबर को चेक करें, अगर ये 7 पर डिवाइड होता है तो ओरिजिनल भी होगा
और अगर ये 7 पर डिवाइड नहीं होता तो ओरिजिनल भी नहीं होगा। अब अगर आपको ये नंबर नंबर जो है बड़ा लगे तो आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं, इसी प्रोसेस को। किस प्रोसेस को? जो अभी आपको बताया। आप अगेन इसका जो लास्ट डिजिट है उसका डबल करें। मैं यहाँ पे इस नंबर को दोबारा से लिखता हूँ। इसका लास्ट डिजिट 2 है, इसको डबल करेंगे तो 2 टाइम्स कितना होता है? 4। और इस 4 को माइनस करवा दें बाकी डिजिट्स के साथ, जो कि कितने लिखे हुए? 120, यानी 120 या 120। तो 120 माइनस 4 कितना होता है? 116। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि ये वाला जो आपके पास नंबर आ रहा है ये 7 पर डिवाइड होता है नहीं होता। और 116 को चेक करना बड़ा आसान है, ये 7 के टेबल पर नहीं आता, 7 पर डिवाइड नहीं होता। अगर आप चाहें कि ये प्रोसेस दोबारा करके देखना चाहते हैं, आप इसको अगेन भी कर सकते हैं और उस तरीके से ही पता लगा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे 116 है, 6 इसका लास्ट डिजिट है, इसको अगेन डबल करें, कितना आता है? 12, और इसको डिफरेंस निकाल लें बाकी डिजिट्स के साथ। अब बाकी डिजिट जो है वो 11 है, जो कि इससे छोटा है, तो इस तरह 12 माइनस 11 कर लें। 11 माइनस 12 करने से भी कोई इशू नहीं आएगा, साइन का यहाँ पर इशू नहीं होता। तो 12 माइनस 11 कितना आता है? 1। तो देखिए 1 जो है 7 के टेबल पर नहीं आता, 7 पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब अगर ये आंसर नहीं हो रहा तो ओरिजिनल नंबर भी नहीं होगा। इसका मतलब हमारा ये ओरिजिनल नंबर भी 7 पर डिवाइड नहीं होता। तो इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप रिपीट करके भी चेक कर सकते हैं। तो 7 का भी आपको पता चल गया। अब रह गया हमारे पास 11। 11 के लिए आपको अल्टरनेटिंग सम निकालना पड़ता है। अल्टरनेटिंग सम क्या होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आपने चेक करना है कि आपके पास जो नंबर है वो 11 पर डिवाइड होता है कि नहीं होता, आप पहले उस नंबर को लिख लें जो कि है 1 2 1 6 7, ठीक है। और अब आप इसका अल्टरनेटिंग सम निकालें। पहला जो नंबर है इसको पॉजिटिव से स्टार्ट करें लिखना, +1, अगले को नेगेटिव के साथ -2, फिर साइन चेंज करें, नेगेटिव आ चुका है, अगेन पॉजिटिव, अगला डिजिट 1, अब फिर साइन चेंज करें, प्लस के बाद नेगेटिव, अगला डिजिट 6, अब अगेन साइन चेंज करें तो नेगेटिव के बाद पॉजिटिव, और अब आपके पास क्या आ जाएगा? 7। तो इसके तमाम डिजिट्स को तो वैसे ही लिखना है लेकिन अल्टरनेटिंग साइन के साथ, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से। अब आप इस सारे को सॉल्व कर लें, ये भी सिंपल आप कह लें एडिशन सब्ट्रैक्शन ही है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर भी 1 आता है। और अब देखें ये आज जो आंसर आता है ये 11 पर कंप्लीटली डिवाइड होता है कि नहीं? तो 11 के टेबल पे 1 तो नहीं आता, और ना ये पूरा 1 जो है 11 पर डिवाइड होता है। इसका मतलब ओरिजिनल नंबर भी 11 पर डिवाइड नहीं होता। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो 11 के ऊपर डिवाइड नहीं हो रहा। अब किसकी बारी है? अब 13 की बारी है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा गिवन नंबर 13 पर डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो इसके लिए हमें 13 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं कि हमने कैसे चेक करना है कि कोई नंबर 13 पर डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो हमारा जो गिवन नंबर है वो है 12167। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 12167। तो आपने क्या करना होता है, आपके पास जो भी नंबर आएगा आपने इसका जो लास्ट डिजिट होगा, जिस तरह आप देख सकते हैं हमारे पास जो नंबर है इसका लास्ट डिजिट क्या है? 7। इसको हमेशा 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप 7 को पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 7 4 टाइम्स कितना होता है? वो होता है 28। तो जो भी आपके पास आंसर आएगा, इस आंसर को आपने जो बाकी बचे हुए डिजिट्स होंगे उनमें ऐड करवा देना है, या आप कह लें बाकी बचा हुआ जो नंबर होगा उसमें ऐड करवा देना है। तो बाकी बचे हुए डिजिट्स या बाकी बचे हुए नंबर क्या है? 1216। तो आप यहाँ पे 1216 में क्या ऐड कर देंगे? इस नंबर को, जो कि है 28, जस्ट ऐड करवा दें। तो देखें 8 + 6 करना है आपने, तो वो कितना होता है? 14। यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 + 1 3 होता है, 3 + 1 4 होता है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 वैसे का वैसे ही, और लास्ट वाला नंबर वैसे का वैसे ही। अब अगर जो आपके पास आंसर आया है ये नंबर जो है 13 पर डिवाइड होता है, तो ये भी डिवाइड होगा। अगर ये 13 पर डिवाइड नहीं होता तो ओरिजिनल नंबर भी 13 पर डिवाइड नहीं होगा। अब क्योंकि ये भी 4 डिजिट नंबर है तो अभी भी इसको चेक करना इतना आसान नहीं है डिवीजन के बगैर, तो आप इसी प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करेंगे। अब इस न्यू नंबर का भी जो लास्ट डिजिट है इसको अगेन पहले की तरह 4 से मल्टीप्लाई करें। तो 4 है इसका लास्ट डिजिट, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16। अब इस आंसर को बाकी बचे हुए नंबर में ऐड कर दें। तो 4 के अलावा जो बाकी बचा हुआ नंबर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, जो कि 124। तो 124 में आप 16 को ऐड कर दें। तो 6 + 4 कितना होता है? 10। यहाँ पर 1 आएगा, 2 + 1 3, 3 + 1 4, और यहाँ पर 1 वैसे 140 आ गया। अब अगर ये नंबर 13 पर डिवाइड होता होगा तो ओरिजिनल नंबर भी होगा, अगर ये नहीं होता होगा तो ओरिजिनल भी नहीं होगा। अगर आपको ये नंबर भी मुश्किल लगता है तो इसी स्टेप को रिपीट करते जाएं। तब आप देखिए इसका लास्ट डिजिट 0 है, आप इस 0 को अगेन पहलों की तरह 4 से मल्टीप्लाई करें, तो 0 4 टाइम्स कितना होता है? 0। तो जो आंसर है इसको बाकी बचे हुए नंबर में ऐड कर दें। बाकी बचा हुआ नंबर यहाँ तक है 14, इसमें 0 ऐड कर दें तो कितना आंसर आता है? 14। तो देखिए अब इसको चेक करना बहुत आसान है। अब आपको बड़े आसानी से पता चलेगा कि 14 जो है वो 13 के टेबल पर नहीं आता। 13 1 टाइम्स 13 होता है, 13 2 टाइम्स 26 होता है, 14 तो बीच में कहीं आया ही नहीं। तो इसका मतलब 14 जो है कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता 13 से। इसलिए हम कहेंगे कि अगर ये नंबर जो आंसर में मिला है ये 13 पर डिवाइड नहीं होता तो हमारा ओरिजिनल नंबर भी 13 पर डिवाइड नहीं होता होगा। तो इससे पता चला कि यहाँ पे जो 13 लिखा हुआ है ये भी हमारे ओरिजिनल नंबर को यानी 12167 को डिवाइड नहीं करता। तो अब हम अगले नंबर 17 को चेक कर लेते हैं।
तो अब हम चेक कर लेते हैं कि अगर किसी नंबर को चेक करना हो कि वो 17 पर डिवाइड होता है कि नहीं होता तो क्या करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने नंबर को लिख लें यहाँ पर। तो मैं आपको बताने लगा हूँ 17 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो आप अपना नंबर लिख लें 12167 और इसका जो लास्ट डिजिट होगा, लास्ट डिजिट से मुराद हमेशा यूनिट प्लेस वाला डिजिट होता है। इससे पहले भी मैं ये वर्ड यूज़ कर चुका हूँ। तो यूनिट प्लेस वाला डिजिट लास्ट डिजिट कहलाता है। तो यहाँ पर जो आपके पास ये लास्ट डिजिट होगा, आपने इसको हमेशा 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 7 है, आप 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 7 5 टाइम्स कितना होता है 35। तो जो आंसर आए और जो डिजिट्स पहले बच गए हों, इन दोनों को आप कह लें सबट्रैक्ट करवा दें। तो पहले डिजिट्स क्या बच गए 1216, इसमें से आप ये माइनस करवा दें जो अभी आपने 35 निकाला था उसको। तो 6 - 5 कितना होता है, वो होता है आपके पास 1। यहाँ पे 2 में से 1 आ जाएगा, यहाँ पे 11 बच जाएगा, सिंपल सब्ट्रैक्शन है। 11 - 3 हो जाएगी 8, यहाँ पे बच जाएगा 1 और यहाँ पे बच जाएगा 1। तो आंसर आ गया 1181। अगर जो आंसर आ जाए ये 17 पर डिवाइड होता होगा तो ओरिजिनल नंबर भी होगा, और अगर जो आंसर आया ये 17 पर डिवाइड नहीं होगा तो ओरिजिनल भी नहीं होगा। अब देखिए ये अभी भी 4 डिजिट नंबर है, आप इस पर यही प्रोसेस दोबारा से कर सकते हैं। अगेन इसका लास्ट डिजिट देखें क्या है 1, इसको फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 1 5 टाइम्स कितना होता है 5। तो यानी अब आपके पास बाकी डिजिट्स बच गए 118 यानी 118, और उसमें से इस माइनस कर दें 5 को। तो 8 - 5 3, यहाँ पर 1 और ये आ गया 113। अब देखिए 113 को चेक करना बहुत आसान है, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हैं, आप ये प्रोसेस दोबारा भी कर सकते हैं कि आपको 2 डिजिट नंबर मिल जाए, वो भी तरीका ठीक है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे लिख भी लें, फॉर एग्जांपल अगर आप चेक करना चाहते हैं कि 17 पर डिवाइड होता है नहीं होता, तो यहाँ पे 113 लिखा हुआ है। तो 11 तो नहीं यूज़ कर सकते, पूरा 113 ही यूज़ करना पड़ेगा। तो देखें आपके पास कोई ऐसा नंबर है जो कि आपको 113 देता हो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। क्योंकि अगर आप 17 को 6 से भी करें तो 6 7 टाइम्स होता है 42, यहाँ पे 2 आएगा, 4 ऊपर, 6 1 टाइम्स 6, 6 + 4 10। तो 102 ही सबसे पहले इसके करीब बनता है 17 6 टाइम्स। तो इससे आगे आपके पास नहीं बनेगा। 3 - 2 1, 1 - 0 1, ये 11 आ गया। अब देखिए ऊपर कोई नंबर भी मौजूद नहीं है जिसको नीचे उतारा जाए, क्योंकि यहाँ पे 11 है और बाहर 17 है। इसका मतलब आपको डेसिमल लगाने पड़ेंगे, और डेसिमल लगाने से यही मुराद ली जाएगी कि 113 17 पर डिवाइड नहीं होता कंप्लीटली। तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि आपका जो नंबर है वो 17 पर भी डिवाइड नहीं हो रहा। अब किसका रह गया, 19 को चेक कर लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमारा नंबर 19 पर भी डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो गिवन नंबर है वो 19 पर डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो 19 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम सीखने जा रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम 19 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले अपना नंबर लिखेंगे जो कि है 12167। तो याद रखें जब भी आपने चेक करना हो कि कोई नंबर 19 पर डिवाइड होता है कि नहीं होता, आपने उसका लास्ट डिजिट देखना है वो क्या है। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट 7 है, आप यूँ भी कह सकते हैं आपने वो डिजिट देखना है जो कि यूनिट प्लेस पे होता है, उसी को हम लास्ट डिजिट बोल रहे होते हैं। मैंने जहाँ पर भी लास्ट डिजिट बोला है उससे मुराद यूनिट प्लेस वाला डिजिट ही है। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस वाला डिजिट है, लास्ट डिजिट है वो 7 है, आपने हमेशा इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 7 2 टाइम्स कितना होता है 14। तो जो आंसर आएगा इसको, और जो बाकी आपके पास डिजिट्स बचे होंगे या आप कह लें रेस्ट ऑफ द नंबर होगा, यानी 7 के अलावा आप देखें 1216 बचा हुआ है, तो इस 1216 को और इस आंसर को आपने हमेशा ऐड करवा देना है। तो देखिए 1216 जो बाकी डिजिट्स बच गए थे और जो आंसर आया 14, इसको आप ऐड करवा दें। 6 + 4 कितना होता है 10, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 + 1 2, 2 + 1 3, यहाँ पे 2 वैसे ही और 1 वैसे ही। तो आप देखें अगर ये नंबर 19 पर डिवाइड होता होगा तो ये नंबर भी 19 पर डिवाइड होगा, अगर ये नहीं होता होगा तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए ये नंबर पहले से ही 4 डिजिट नंबर है, तो आप इसको और रिड्यूस कर सकते हैं यही सेम प्रोसेस करके। अब आप देखें आपके पास जो नया नंबर है इसका लास्ट डिजिट क्या है 0, आप इसको अगेन 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो 0 2 टाइम्स कितना होता है 0, आंसर आया 0। तो बाकी जो बचे हुए डिजिट है वो कौन से, 0 के अलावा 1 2 और 3। तो आप 1 2 3 यानी 123 में ये वाला नंबर 0 ऐड करवा दें, तो कितना आ जाएगा 3 और 2 और 1। तो देखिए 123 आ गया। अब आप इस नंबर को देखें कि क्या ये नंबर 19 पर डिवाइड होता है कि नहीं होता। अगर आप इसको चेक करने में कामयाब हो जाते हैं कि ये डिवाइड होता है तो ओरिजिनल भी होगा, और अगर ये नहीं होगा तो ओरिजिनल भी नहीं होगा। और अगर आपके लिए ये भी मुश्किल हो तो आप अगेन दोबारा से इस नंबर का लास्ट डिजिट देखें 3 है, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना आता है 6। तो जो आंसर आया और जो बाकी बचे हुए डिजिट्स हैं उसको ऐड करवा दें। तो बाकी बचे हुए डिजिट्स हैं 1 और 2, जिसको मिलाकर पढ़ सकते हैं 12, और यहाँ पे लिख दें 6। तो 12 + 6 कितना होता है 18। और अब ये आपको देखना तो बड़ा ही आसान है, आपको पता है 18 जो है वो 19 के टेबल पर नहीं आता, 19 पर डिवाइड नहीं होता। तो अगर ये नंबर 19 पर डिवाइड नहीं होता तो ये भी 19 पर डिवाइड नहीं होता। तो इस तरीके से आप इनको चेक कर सकते हैं नंबर्स को कि वो कौन से नंबर्स हैं जो 19 पर डिवाइड होते हैं और कौन से नहीं होते। तो आप यहाँ पर इस पर भी क्या लगा देंगे क्रॉस। तो आपने देख लिया कि हमारे पास ये वाला नंबर भी 19 पर डिवाइड नहीं होता। सारे चेक कर लिए, अभी तक कोई भी नहीं आया। ये मैंने आपको एक तरह का कह लें इंटेंशनली चेक करके बताए हैं ताकि आपको पता चले। मुझे इसमें पहले से ही पता था कि 23 पर डिवाइड होता है, लेकिन मैंने सारे इस वजह से
चेक किए हैं ताकि आपको ये रूल्स समझ आ सकें, आप इन रूल्स की मदद से चीज़ों को ईजिली मैनेज कर सकें। तो अब ये नंबर 23 पर डिवाइड होता है, तो अब मैं इसको 23 पर डिवाइड करने लगा हूँ और इसके लिए कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं यूज़ करूँगा, आपको एटलीस्ट इतनी पता होनी चाहिए, यही काफ़ी है। तो अब हम जस्ट डायरेक्ट डिवीजन करेंगे और देखेंगे कि हमारा नंबर 12167 जो है 23 पर डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इसको भी। तो अब हमने सिंपल डिवीजन करनी है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हम चेक करने जा रहे हैं 12167 को, और आगे हम इस तरह उसको किस पे डिवाइड करेंगे 23 पर। तो देखिए यहाँ पर 121 लिखा हुआ है, आप 3 डिजिट्स ले रहे हैं यहाँ पर, तो आपने 23 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि आपको 121 या 121 के पास पास मिले। तो अगर आप 23 को 4 से करते हैं तो 4 3 टाइम्स कितना होता है 12, यहाँ पर 1 आ जाता है, 4 2 टाइम्स 8 और ये हो जाता है 9, तो यह बच जाता है 92। और अगर आप 23 को 5 से करते हैं तो ये आता है 5 3 टाइम्स 15, यहाँ पर 1, 5 2 टाइम्स 10, 10 प्लस 1 11, तो सबसे करीब यही बनता है। अगर आप 6 से करेंगे तो फिर जो नंबर बनेगा वो 121 से बड़ा बन जाएगा, इसलिए आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। तो 23 5 टाइम्स कितना होता है 115। अब आपने क्या करना है 121 में से जो है 115 को माइनस कर देना है, तो वो कितना आता है 6। अब इस नेक्स्ट वाले डिजिट 6 को उतार लें तो यहाँ पे आ गया 6। अब आपने देखना है 23 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि 66 आए। तो देखिए 4 से तो यहाँ पर आप कर चुके हैं, तो अगर आप देख लें वो 92 आया हुआ है, इससे बड़ा है, तो आप 3 से कर सकते हैं या 2 से कर सकते हैं। 3 से अगर करेंगे तो नंबर बड़ा ही आएगा, 3 3 टाइम्स 9, 3 2 टाइम्स 6, 69 आ रहा है, इससे बड़ा है, इसका मतलब 2 से ही करना पड़ेगा। तो 23 को 2 से कर लें, 2 3 टाइम्स 6, 2 2 टाइम्स 4, तो इसलिए लिखेंगे 23 2 टाइम्स कितना होता है 46। तो अब आप 66 में से क्या माइनस कर दें 46 को माइनस कर दें, तो ये कितना आ जाता है 20, और ऊपर से डिजिट उतार लें तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, अब यहाँ पे 207 आ गया। अब देखना 23 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि 207 या 207 के पास पास आ जाए। तो 23 को अगर आप 9 से करें, क्योंकि 9 3 टाइम्स 27 होता है, इसका लास्ट डिजिट 7 आता है, इधर भी 7 है इसलिए मैंने 9 पिक किया है। तो 9 3 टाइम्स 27, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 9 2 टाइम्स 18, 18 प्लस 2 20, तो देखें 207 आता है। तो इसका मतलब 23 को आप 9 से करेंगे तो आपके पास आएगा 207। तो 207 में से 207 माइनस कर दें तो 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब 23 को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये नंबर 12167 आता है। तो ऊपर आप लिख दें कि 23 को बेसिकली 529 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 12167 आएगा। अब आप इस नंबर के लिए दोबारा से वही डिविजिबिलिटी रूल्स अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने आपको भी समझा दिए। अब मैं दोबारा से वो नहीं कर रहा, अब मैं जिस चीज़ों को डायरेक्ट करूंगा। तो ये क्यूब रूट का क्वेश्चन है, तो इसमें काफ़ी चांस होते हैं कि आपको एक जैसे नंबर मिले, तो मैं इसलिए अपने इसी नंबर को एक बार 23 से भी चेक कर रहा हूं। अदरवाइज आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता है, आप वो ट्राई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, आप ऑटोमेटिकली 23 तक ही पहुंच जाएंगे, जो क्योंकि वही एक प्राइम नंबर होगा जो इसको डिवाइड कर रहा होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर 529 को 23 पे ही डिवाइड कर रहा हूँ, ये उसी से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 529 को दोबारा से 23 पे चेक करें, यहाँ पे 52 लिखा हुआ है, ऊपर सारी कैलकुलेशन हुई हुई। आप देखें 23 को 2 से करें तो सबसे करीब बनता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 23 2 टाइम्स, यहाँ पे हो जाएगा 46। अब 52 में से आपने 46 को माइनस करना है, तो आपके पास आता है 6, अगला डिजिट 9 वैसे उतार लें। अब आप देखें कि 23 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 69 है, यहीं पे मैंने किया हुआ है 3 से करने से आता था, तो आप 3 से कर लें। 69 माइनस 69 0 होता है, इसका मतलब 23 को 23 से ही मल्टीप्लाई करके 529 मिलता है। तो इसलिए आप यहाँ पे 23 को 23 से ही करेंगे। अब 23 एक प्राइम नंबर है, इसमें आपको पता ही है ये अपने आप ही पे डिवाइड होगा, यानी 23 1 टाइम्स। तो देखिए नीचे 1 आ गया, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। अब लिखना कैसे है, आपने ये क्यूब रूट लगाना होता है, जिस तरह यहाँ पर ये मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि क्यूब रूट वैसे का वैसे ही आएगा। आप क्यूब रूट फाइंड आउट करें, जस्ट इस नंबर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन की होगी वो इधर नीचे लिखी जाएगी। तो वो क्या आपने की है 23 23 और 23, 3 दफ़ा 23 है, तो आप इनको कह लें इन तीनों को लिखेंगे और इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होना चाहिए, मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, यानी यही इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कहला रही होती है। तो आपके पास यहाँ तीनों प्राइम नंबर्स 23 आए हैं, तो आप इनको इस फॉर्म में लिखेंगे 23 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 23, इस तरह आप लिख लेंगे। और भी होते हैं तो उनको भी इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं। अब अगला स्टेप क्या होगा कि जब भी आपके पास 3 एक जैसे नंबर लिखे हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, आप उनको क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, आप ऊपर वाला क्यूब रूट वैसे का वैसे लिखें। ये 3 एक जैसे नंबर है, सिर्फ तभी कर सकते हैं जब तीनों एक जैसे नंबर हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो आप क्या करेंगे, इनको क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे, यानी जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको एक दफा, ये नंबर रिपीट कौन सा हो रहा है 23, इसको एक दफा, और जितनी दफा रिपीट हो रहा है वो उसकी पार के तौर पे ऊपर आएगा। तो कितनी दफा 23 रिपीट हो रहा है 3 दफा, तो यहाँ पे पार के तौर पे 3 लिखा होगा, आपने 3 लिखना पड़ेगा। इसी को हम क्यूब पढ़ते हैं, तो ये लिखा हुआ है 23 क्यूब, इसी को हम क्यूब फॉर्म कह सकते हैं। तो यहाँ तक हमने चीज़ों को कर लिया। अब मैं थोड़ी सी यहाँ पर जो है चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी हमारे पास स्पेस बन जाए। आपने चीज़ें उम्मीद है नोट डाउन कर ली होंगी, अदरवाइज आप वीडियो को पॉज
करके कर सकते हैं। तो अब आप देखें यहाँ पर ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि जब भी आपके पास क्यूब रूट हो और उसके अंदर कोई उसके नीचे कोई भी टर्म लिखी हो जिसके ऊपर पार्ट 3 हो, तो ये जो क्यूब होता है ये इस क्यूब रूट से कैंसिल आउट हो जाया करेगी। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो बेसिकली हमारे पास अभी चीज़ लिखी हुई है रेडिकल फॉर्म में लिखी हुई है। जब भी ऊपर इस तरह रेडिकल सिंबल लगाओ इसको हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म में चीज़ लिखी हुई है। अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो आप इसको इस तरह लिखेंगे कि 23 का क्यूब वैसे का वैसे ही आएगा, और ये जो रेडिकल साइन है या रेडिकल सिंबल आप कह लें, इसको आप हटा लेंगे और इसकी जगह पे 1/3 लगाते हैं। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। तो अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं, रेडिकल फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको समझा पाऊं कि क्यूब रूट से क्यों कैंसिल आउट हो जाता है। तो आप देखें यहाँ पे पार्ट 3 है, यहाँ पे होल पार्ट ब्रैकेट के बाहर 1/3 है। तो ये जो पार्ट इस तरह अपीयर हो रही होती है, एक ब्रैकेट के बाहर और एक ब्रैकेट के अंदर किसी टर्म पर, ये मल्टीप्लाई होती हैं। तो जब 3 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 से कट जाएगा तो जस्ट 23 बचेगा। इसलिए हम कहते हैं कि क्यूब रूट से क्या हो जाता है, कैंसर। तो जब क्यूब रूट से कैंसर हो जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 23। इसका मतलब हमारे पास इस नंबर का क्यूब रूट आ गया, वो कितना है, 23। और ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि अगर आप ये वाला नंबर हासिल करना चाहते हैं तो 23 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें इस तरीके से, 23 टाइम्स 23 टाइम्स 23, तो आपको मिलेगा 12167। यही क्यूब रूट हमें बता रहा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास इसके पहले पार्ट का आंसर खत्म हुआ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी का ये सेकंड पार्ट, जिसमें हमारे पास जो नंबर गिवन है वो है 42875। अब आपने इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करके दिखाना है। तो जैसा मैं आपको बता चुका हूं, जब भी आपके पास कोई नंबर आए जिसका आपने क्यूब रूट फाइंड आउट करना हो, सबसे पहले आप उसको क्यूब रूट वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका क्या मतलब बनता है कि आप अपने नंबर को लिखेंगे जो कि है 4, 2, 8, 7 और 5, और इसके ऊपर इस तरह का रेडिकल सिंबल लगाएंगे जिसके यहाँ छोटा सा आपने 3 लिखना है। इसी को हम पढ़ते हैं क्यूब रूट। तो अब आप कह सकते हैं ये लिखा हुआ है 42875 का क्यूब रूट। तो अब हम जो मेथड यूज करते आ रहे हैं, पिछले जो पार्ट में भी यूज किया है, कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए करेंगे। यानी हमने इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये नंबर यहाँ पे लिखना है जो कि है 42875। इस तरीके से यहाँ पे लाइंस लगानी है, और अब आपने यहाँ पर इसको डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं, और स्टार्ट हमेशा सबसे छोटे प्राइम नंबर से करेंगे। और यूं भी कह सकते हैं कि आपने ये ढूंढना है कि इस नंबर को डिवाइड करने वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे जब तक कि हमारे पास इस नंबर की जगह पर यहाँ पर नीचे 1 नहीं बन जाता। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला प्राइम नंबर 2 होता है, नेक्स्ट 3 होता है, उसका नेक्स्ट 5 होता है, उससे नेक्स्ट हमारे पास 7 होता है, और इसी तरीके से चीज़ें आगे चलती जाती हैं। तो पहले हम इधर से चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखें कि आपका जो नंबर है ये 2 पर डिवाइड होता है या नहीं होता, तो 2 पर डिवाइड होना या ना होने का बड़ा आसान सा तरीका है चेक करने का, कि आप देखें कि आपका जो नंबर है उसका लास्ट डिजिट क्या है। अगर आपके नंबर का लास्ट डिजिट एक इवन नंबर है, या आप कह लें एक ऐसा नंबर है जो कि 2 के टेबल पर आता है, 2 पर कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो पूरा नंबर भी लाजमी 2 पर डिवाइड होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो नंबर लिखा हुआ है इसका लास्ट डिजिट 5 है, ये 2 पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, 2 के टेबल पर नहीं आता, तो इसका मतलब आपका ये पूरा का पूरा नंबर 2 पर डिवाइड तो नहीं होगा। 3 पे चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, आप इनके डिजिट्स को ऐड करते हैं। तो इसके डिजिट्स ऊपर भी लिखे हुए, यहीं से मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर मेंशन्ड है। तो 5 डिजिट हैं, 4, 2, 8, 7 और 5। आप जब इन सबको ऐड करेंगे तो 26 आएगा। इसके सारे डिजिट्स को आप ऐड करें तो कितना आता है, 26। तो अगर आपके पास ऐड करने के बाद एक ऐसा नंबर है जो कि 3 के टेबल पर आता हो, 3 पर डिवाइड होता हो, तो ओरिजिनल नंबर भी 3 पर डिवाइड होगा। लेकिन अगर एक ऐसा नंबर आ जाए जो कि 3 के टेबल पर नहीं आता, जैसे 26 है, ये 3 के टेबल पर नहीं आता, 3 पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो ओरिजिनल नंबर 3 पर डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई कि आपका नंबर 3 पर डिवाइड नहीं होता। अब रह गया 5 पे चेक करना। तो 5 को देखना बड़ा आसान है। आप देखें कि आपका जो नंबर है उसका लास्ट डिजिट अगर 0 हो या 5 हो तो वो लाजमी 5 पे डिवाइड होगा। तो आप देख सकते हैं आपका जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है इसका लास्ट डिजिट 5 है, इसका मतलब ये लाजमी 5 पर डिवाइड होगा। तो अब हम इसको 5 पे डिवाइड करेंगे। तो 42875 है, याद रखिएगा मैं यहाँ पे डिवीजन करने जा रहा हूँ। हम यहाँ पे लिखेंगे 42875। तो हमने इसको चेक करना है कि ये किस पे होता है। ये लाजमी ज़ाहिर बात है 5 पे डिवाइड होगा, जस्ट वो नंबर निकालना जा रहे हैं कि 5 को कितने टाइम्स करें कि 42875 आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम 42 से, ठीक है। तो अब आप देखें 5 8 टाइम्स अगर आप करें तो 42 के सबसे पास पास आता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5 8 टाइम्स 40, क्योंकि 9 टाइम्स करेंगे तो 42 से बढ़ जाएगा। 42 में से 40 माइनस करें तो आता है 2। अब आप इस नेक्स्ट 8 को उतार लें।
अब आपको बात पता है कि 5 6 टाइम्स जो होता है 30 होता है, तो 30 तो इससे बड़ा है, तो 5 5 टाइम्स करना पड़ेगा, वही सबसे बेस्ट रहेगा। तो 5 5 टाइम्स करें तो 25 आता है, ये सबसे बेस्ट रहेगा। 28 में से 25 निकालें 3 आता है, यहाँ पर आपके पास नीचे 7 उतारना पड़ेगा। और आपको अब यहाँ पे भी पता है 5 5 टाइम्स 25 होता है, 6 टाइम्स 30 होता है, 7 टाइम्स 35 होता है। 8 टाइम्स करेंगे तो 40 हो जाएगा, वो नहीं लिख सकते, तो इसलिए आपको 5 7 टाइम्स ही करना पड़ेगा, जो कि होता है 35। अब यहाँ पर 37 में से 35 माइनस करें तो 2 आता है। अगेन ऊपर से नेक्स्ट डिजिट को आप नीचे उतार लेना है, जो कि 5 है, और ये बड़ा आसान हो गया, 25 है, तो 5 5 टाइम्स करें तो कंप्लीट आपको 25 मिल जाता है। और 25 में से 25 माइनस करें तो 0 आता है, यानी रिमाइंडर 0 आ गया। और जब रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड होता है 5 पर। और कितने टाइम्स होता है? 5 को अगर आप 8575 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है, तो आपको मिल गया। अब आप यहाँ पे लिखेंगे 5 को अगर हम 8575 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 42875 आता है। अब अगेन अब ये नया नंबर आ गया, अब इसको फिर से चेक करेंगे। अब आपने फिर से यही रूल्स यूज़ करने, तो मैं आपको यहाँ पे एक बार दोबारा सा शॉर्ट सा बता देता हूँ। तो अब आप अगर इस नंबर को चेक करना चाहते हैं तो 2 से स्टार्ट लेंगे। तो आप देखें इस नंबर का लास्ट डिजिट अगेन इवन नंबर नहीं है, एक ऐसा डिजिट है जो कि 2 के टेबल पर नहीं आता, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 2 पर डिवाइड नहीं होगा, तो ये फिर से नहीं होगा 2 पर। 3 पे चेक करने के लिए आपने क्या करना है, इस नंबर के तमाम डिजिट्स को ऐड करना है। तो अगर आप देखिए इसमें 4 डिजिट्स हैं, 8 5 7 और 5, तो अगर आप इनको ऐड करते हैं तो 25 आता है। तो 25 एक ऐसा नंबर है जो कि 3 के टेबल पर नहीं आता, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 पर डिवाइड नहीं होता, तो अगेन ये 3 पर डिवाइड नहीं होगा। तो 5 वाली पॉसिबिलिटी बची, और उसके लिए देखना पड़ता है कि आखिरी डिजिट 0 होना चाहिए या 5। तो हमारे पास जो नंबर है इसका आखिरी डिजिट 5 है, इसका मतलब ये लाजमी 5 पर डिवाइड होता है। तो अब आप देख सकते हैं इसी नंबर को हम अगेन 5 पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 8575, ठीक है, और अब हम इसको किस पे डिवाइड कर रहे हैं, 5 पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक एक डिजिट करके कर सकते हैं। 8 लिखा हुआ है, 5 1 टाइम्स करें 5 आता है, सबसे क्लोजेस्ट यही बनता है। तो 8 - 5 कितना होता है, वो होता है 3। अब नेक्स्ट 5 को उतार लें, 35, 5 7 टाइम्स आपको पता है कितना होता है 35। तो 35 - 35 कितना हो जाता है 0, तो आपको इस नेक्स्ट 7 को नीचे उतारना पड़ेगा। तो 5 1 टाइम्स अगेन करना पड़ेगा, तो आपके पास क्या आएगा 5। 7 - 5 कितना होता है 2, अगला डिजिट उतार लें तो आपके पास आ जाएगा 5। 5 5 टाइम्स कितना होता है 25। तो देखें कंप्लीटली कैंसिल आउट हो गया 25। तो इससे पता चला यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया कि ये भी कंप्लीटली 5 पर डिवाइड हो गया। कितने टाइम्स, 5 को अगर 1715 से मल्टीप्लाई करें, तो लिख देते हैं ये चीज़ ऊपर कि 5 को अगर आप 1715 से मल्टीप्लाई करें तो 8575 आता है। अब ये न्यू नंबर आ गया, अगेन इसके लिए वही प्रोसीजर हम सारा का सारा फॉलो करेंगे जिस तरह अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि ये नंबर जो है 2 पर डिवाइड होता है नहीं होता। तो अगेन इसका लास्ट डिजिट देखें 5 है, जो कि 2 के टेबल पर नहीं आता, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 पर डिवाइड नहीं होता। 3 पे चेक करने के लिए आपको इसके तमाम डिजिट्स ऐड करने पड़ेंगे। 1 + 7 + 1 + 5 करें तो 14 आता है। 14 एक ऐसा नंबर है जो कि 3 के टेबल पर नहीं आता, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 पर डिवाइड नहीं होता। अगेन इसका लास्ट डिजिट अगर 0 या 5 हुआ तो ये 5 पर डिवाइड होगा। इसका लास्ट डिजिट 5 है, तो अगेन ये 5 पर ही डिवाइड होता है। तो आपने अगेन 1715 को 5 पर ही डिवाइड करके देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1715 और इसको भी डिवाइड करेंगे किस पे, 5 पे। यहाँ पे मैं 2 नंबर्स पिक कर रहा हूँ, तो 5 को 3 टाइम्स करें तो 15 आता है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 15। 17 - 15 कितना होता है, वो होता है 2। अगला 1 उतारना पड़ेगा, यहाँ पर आ गया 1। तो 5 4 टाइम्स 20 होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 20। 21 में से 20 माइनस करेंगे आएगा 1। अब आप इस 5 को नीचे उतार लें तो ये हो गया 15। तो 5 को 3 टाइम्स आप करेंगे तो आपके पास आ जाता है 15, और 15 - 15 कितना होता है 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये जो है नंबर कंप्लीटली डिवाइड होता है 5 से, और कितने टाइम्स आता है, 5 को 343 करें तो 1715 बनता है। तो इसलिए आप ऊपर लिख देंगे कि यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 343। अब देखें यहाँ पर हमारे पास एक ये न्यू नंबर आ गया 343। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को इरेज कर देता हूँ ताकि हमने जब वर्किंग करनी हो तो हमारे लिए वर्किंग करना आसान हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए समझना भी। तो अब आपने इस नए नंबर को चेक करना है जो कि है आपके पास 343। प्रोसीजर सेम ही है, आपने दोबारा से यही प्रोसीजर यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप चेक करें कि ये नंबर 2 पर डिवाइड होता है या नहीं। तो आप देखिए इस नंबर का लास्ट डिजिट 3 है, 3 जो है वो 2 के टेबल पर नहीं आता, इवन नहीं है, तो इसका मतलब 2 पर डिवाइड नहीं होगा। अगला काम है आप 343 जो है इसके डिजिट्स को ऐड करें। तो अगर आप इस नंबर के डिजिट्स को ऐड करें, मैं यहाँ पे करता हूँ 3 + 4 + 3। तो 3 + 4 कितना होता है, वो होता है 7।
7 प्लस 3 कितना होता है, वो होता है 10। तो 10 एक ऐसा नंबर है जो कि 3 के टेबल पर नहीं आता, तो इसका मतलब ये भी 3 पर डिवाइड नहीं होता। 5 पे चेक करने के लिए आपको ये देखना है कि इसका लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसका लास्ट डिजिट ना तो 0 है ना तो 5 है, तो ये 5 पर भी डिवाइड नहीं होता। अब 7 के लिए भी डिविजिबिलिटी टेस्ट है हमारे पास। उसके लिए क्या करना होता है कि आप पहले लास्ट डिजिट का डबल करें। इसका लास्ट डिजिट क्या है, 3, तो 3 का डबल कितना होता है, 2 से मल्टीप्लाई करें 6। तो जो आंसर आता है ना, आप इस आंसर को माइनस कर दें बाकी 2 डिजिट से जो पीछे बचे होंगे। तो यहाँ पे बचा हुआ है 34, तो आप 34 में से 6 माइनस कर दें। तो अगर आप 34 में से 6 माइनस करते हैं तो क्या आंसर आता है, 28। तो इस आंसर को चेक करें कि क्या ये 7 के टेबल पर आता है या नहीं आता। अगर ये 7 के टेबल पे आता हुआ तो पूरा नंबर भी 7 पर आता होगा, अगर नहीं आता हुआ तो फिर ये 7 पर डिवाइड नहीं होता होगा। तो 28 आता है, 7 4 टाइम्स 28 होता है, इसका मतलब ये नंबर 7 पर डिवाइड होता है। तो इस तरीके से डिविजिबिलिटी रूल्स को यूज़ करके आप जल्दी से पता लगा सकते हैं। तो अब हम 343 को 7 पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहीं पर मैं कर देता हूँ इसके सामने कि आप अब 343 को किस पे डिवाइड करेंगे, 7 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखें डिवीजन का प्रोसेस वही है, आपको पहले 7 को 4 से करना पड़ेगा। अगर इन 2 डिजिट्स को लें, 7 4 टाइम्स कितना होता है, वो होता है आपके पास 28। यहाँ पे आपके पास आ गया 28। अब 34 में से 28 को माइनस करें तो वो होता है 6, और अब यहाँ पर अगले डिजिट उतारना पड़ेगा तो ये 3 आ जाएगा। और 7 9 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 63, और 63 माइनस 63 होता है 0, रिमाइंडर 0 आ गया। यानी 7 को 49 से मल्टीप्लाई करें तो 343 आता है। तो ऊपर जाकर हम लिख देंगे कि 7 को आपको किससे करना पड़ेगा, 49 से। यहाँ पे आ जाएगा 49। अब देखिए 49 को भी यूं ही चेक करा जा सकता है जिस तरह यहाँ पे किया है, लेकिन ये नंबर आसान है तो इसलिए इसमें आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 49 एक छोटा नंबर है, आपको पता है 7 7 टाइम्स 49 होता है, तो यहाँ पे कर लें, और 7 1 टाइम्स 7 होता है। अदरवाइज आप यही अप्रोच यूज कर सकते हैं दोबारा से, इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो देखिए नीचे आपके पास 1 आ चुका है, तो आपका मतलब यहाँ पे अब आपने कोई और प्राइम नंबर नहीं लिखना, यहाँ तक प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं इन चीज़ों को यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसके लिए मैं कुछ चीज़ों को रिमूव कर लेता हूँ यहाँ पर पहले। तो अब हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम ये क्यूब रूट लगाएंगे, क्योंकि हमने जिस नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है हम उसी की प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, तो क्यूब रूट पहले वैसे का वैसे आएगा। और इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 दफ़ा 5 लिखा हुआ है और 3 दफ़ा 7 लिखा हुआ है, तो आप भी यहाँ पे लिखेंगे 3 दफ़ा 5, और ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे होंगे इस तरीके से, 3 टाइम्स 5 और आगे 3 टाइम्स 7। तो यहाँ पे 3 दफ़ा 7 है, तो 3 दफ़ा ही आपने 7 लिखना है इस तरीके से। अब आपने यहाँ तक कर लिया। आगे के स्टेप्स में आपको बता चुका हूँ पिछले वाले पार्ट में भी कि जब भी कोई नंबर एक जैसा हो और वो 3 दफ़ा लिखा हो, इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आप उसके ऊपर पार्ट 3 लिखेंगे। यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है तीनों एक जैसे नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इसको लिखेंगे 5 रेज़ टू पावर 3। आगे मल्टीप्लाई का साइन। अब आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 7, तो 7 भी तीनों एक जैसे हैं, यानी 7 7 ही है, एक जैसे नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 दफ़ा लिखे हुए। जितनी दफ़ा लिखे होते हैं उतनी पार ऊपर आती है, 3 दफ़ा लिखे हुए, तो इसलिए 7 के ऊपर पार 3 ही आएगी। इस तरह आप इसको लिख लेंगे। और याद रखिएगा क्यूब रूट निकालते वक्त ऊपर पार 3 बनाते हैं हम, और स्क्वायर रूट होते हैं तो पार 2 बनाते हैं, फोर्थ रूट हो तो ऊपर पार 4 बनाते हैं। ये हमारा जनरल पैटर्न फॉलो होता है। तो अब आपने आगे इसको सॉल्व करना है। तो याद रखिएगा जब भी आपके पास क्यूब रूट के नीचे कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो वो जो क्यूब रूट है वो सब पे अलग अलग अप्लाई होता है। यानी जो क्यूब रूट है ये 5 रेज़ टू पावर 3 पर अलग से अप्लाई होगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा। और ये क्यूब रूट सेम जो है आपके पास 7 रेज़ टू पावर 3 पे अलग से अप्लाई होगा। तो जब नीचे प्रोडक्ट फॉर्म में हो, ऊपर क्यूब रूट लगाओ, तो आप उन पे इस तरह अलग अलग क्यूब रूट अप्लाई कर सकते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिलेशन ना करिएगा, वो ज़रा बेहतर नहीं होती, इनको पहले अलग कर लीजिएगा तब कर लीजिएगा। अब आप देख सकें जब भी किसी नंबर के ऊपर पार्ट 3 हो, ऊपर क्यूब रूट हो, तो हमेशा क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं। मैं इसको पहले वाले पार्ट में एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ इसके रीज़न। तो जब भी किसी नंबर के ऊपर इस तरह होल पार्ट 3 लिखी हो और बाहर क्यूब रूट हो, तो आप इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्यूब रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा जस्ट 5, मल्टीप्लाई का साइन। यहाँ पे भी ये क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट बचेगा 7। तो अब आपने जस्ट 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 7 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 35। इसका मतलब हमने क्यूब रूट फाइंड आउट कर लिया इस पार्ट नंबर 2 का, यानी इस नंबर का क्यूब रूट आ गया, वो कितना है 35। और इससे यही मतलब लिया जाएगा कि अगर आप 35 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आपको 42875 ही मिलता है, इसी को हम क्यूब रूट बोलते हैं। तो हमारे पास पार्ट नंबर 2 हो गया। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 3 को। तो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास जो नंबर गिवन है जिसका हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है वो है 74088। तो अगेन हमने क्योंकि इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो पहले इसको क्यूब रूट वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 74088
88 और उसके ऊपर इस तरह का रेडिकल सिंबल लगाएंगे जिसको हम क्यूब रूट पढ़ते हैं। अब ये पढ़ा जाएगा 74088 का क्यूब रूट। तो जिस तरह के हम पिछले पार्ट्स में करते आए हैं, हम क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, उसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले इस नंबर को यहाँ पे लिख लेते हैं 74088 और यहाँ पे इस तरह की लाइंस लगा लेते हैं। अब हमने सबसे छोटा प्राइम नंबर ढूंढना है जो कि इस नंबर को डिवाइड करता हो। तो उसके लिए मैं कुछ प्राइम नंबर्स यहाँ पे लिख लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, उसके बाद आपके पास 7 होता है और उसी तरीके से आगे प्राइम नंबर्स चलते जाते हैं। तो हमने सबसे पहले चेक करना है कि हमारे पास जो गिवन नंबर है ये 2 पर डिवाइड होता है या नहीं होता। इसके लिए हम डिविजिबिलिटी रूल्स की मदद लेंगे और उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपके पास जो भी नंबर लिखा हो उसका लास्ट डिजिट एक ऐसा नंबर हो जो कि 2 के टेबल पर आता हो, या आप कह लें 2 पर कंप्लीटली डिवाइड होता हो, तो पूरा नंबर भी लाजमी 2 पर डिवाइड होता होगा। तो आप देख सकते हैं जो नंबर लिखा हुआ है इसका लास्ट डिजिट 8 है, ये 2 के टेबल पर आता है, इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर भी 2 पर डिवाइड होगा। तो आपने अब जस्ट इस नंबर को 2 पर डिवाइड कर लेना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हम डिवाइड करने जा रहे हैं 74088 को किसके ऊपर, 2 के ऊपर। तो बड़ा आसान है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, 2 3 टाइम्स करें ये 6 आ जाएगा। 7 माइनस 6 कितना होता है 1। तो अब आपको नेक्स्ट नंबर उतारना है जो कि 4 है। आपको पता है 2 7 टाइम्स कितना होता है, वो हो जाएगा 14। 14 माइनस 14 कितना होता है 0। तो अब आपको नेक्स्ट डिजिट उतारना पड़ेगा जो कि 0। और आपको पता है 0 से काम नहीं चलेगा क्योंकि 2 जो है वो बड़ा है, 0 छोटा है, तो आपको एक और डिजिट उतारना पड़ेगा। और जब इस तरह हम 2 डिजिट्स उतारते हैं तो ऊपर एक एक्स्ट्रा 0 लगाते हैं। ये डिवीजन का प्रोसेस होता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर हम एक 0 लगाएंगे। अब आप देखें 8 बन गया, तो 2 4 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 8। तो अब आप देख सकते हैं 8 माइनस 8 अगेन 0 बच गया और अब ये लास्ट में आपके पास 8 बचा। तो 2 4 टाइम्स अगेन 8 होता है, तो आप यहाँ पे 8 लिखेंगे और 8 माइनस 8 0 हो गया, यानी रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो गया 2 पर। और किससे हुआ, 2 को इस नंबर से 37044 से करें तो ये नंबर आता है। तो इसी नंबर को आप ऊपर लिख लेंगे 37044। तो आप लिखेंगे 2 को 37044 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये ऊपर वाला नंबर आता है। अब अगेन इस नंबर को फिर से ये देखना है कि कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर इसको डिवाइड करता है। तो अगेन इसको 2 ही डिवाइड करता है। आप देख सकते हैं इसका लास्ट डिजिट एक इवन नंबर है, एक ऐसा नंबर है जो कि 4 है, जो कि 2 के टेबल पर आता है। इसका मतलब ये पूरा भी 2 पर डिवाइड होगा। तो अब आपने इस नंबर को अगेन, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, 2 पर डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 37044 और अब हम इसको किस पे डिवाइड करेंगे, अगेन 2 पर। तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 2 1 टाइम्स कितना होता है 2। 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आ जाता है। 17 को आपको उतारना पड़ेगा, यानी 17 7 उतारने से 17 बन जाएगा। तो अब आपको पता है 2 8 टाइम्स 16 होता है, सबसे क्लोज यही आता है। तो यहाँ पे लिख लें इस तरीके से 17 माइनस 16 कितना होता है 1। अब आपको इस 0 को उतारना पड़ेगा। तो आपके पास क्या बच जाएगा 10 यहाँ पे। तो 2 5 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 10। 10 माइनस 10 0 हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट डिजिट उतारना पड़ेगा 4। तो 2 टाइम्स बेसिकली कितना होता है, वो होता है 4। यहाँ पे 4 आ गया। 4 में से 4 माइनस करेंगे 0। अब आपको नेक्स्ट डिजिट फिर से उतारना है 4 और अगेन 2 टाइम्स 4 होता है। यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइम्स। डिवीजन आपको आती है तो मैं यहाँ पे कर ही जा रहा हूँ जल्दी से। तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। तो अब आपके पास जो आंसर आया वो आया 18522। तो आप यही लिखेंगे कि 2 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 37044 मिलता है, तो वो है 18522। तो वो यहाँ पे लिख देंगे 2 को मल्टीप्लाई करें 18522 से। अब जो नया नंबर आया इसके लिए अगेन से यही प्रोसेस हमने देखना है और वो आप देख सकते हैं इसका भी लास्ट डिजिट 2 है, तो ये लाजमी 2 पर डिवाइड होगा। यानी अब इस नंबर को अगेन आप 2 पर डिवाइड करें तो नंबर क्या है, ये वाला 18522। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। हम यहाँ पर इसको जो नीचे लिखा हुआ है इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो आपके लिए। तो अब आपने 18522 को अगेन 2 पर डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 18522 और इसको आप अगेन किस पे डिवाइड करेंगे 2 पर। तो यहाँ पे देखिए 1 को तो नहीं यूज़ कर सकते, आप 18 को यूज़ कर लें क्योंकि 2 9 टाइम्स 18 करना सबसे बेटर रहेगा। और आप देख सकते हैं 18 माइनस 18 0 होता है। यहाँ पे आपको 5 उतारना पड़ेगा। 2 टाइम्स करना पड़ेगा तो 4 आता है। 5 माइनस 4 1 होता है। इस 2 को नीचे उतारना पड़ेगा तो 2 6 टाइम्स करें तो आपके पास 12 आता है। 12 माइनस 12 0 होता है। अब आपने इस 2 को उतारना है और 2 1 टाइम्स करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 को 9261 से मल्टीप्लाई करें तो 18522 होता है। तो अब आपने इस नंबर को लिखना है जो कि है 9261।
तो हम यहाँ पे ऊपर जाते हैं वापस, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 को 9261 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 18522 होता है। अब यहाँ तक कर लिया। अब आपने देखना है इस नंबर को डिवाइड करने वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। तो अब ये 2 पर डिवाइड नहीं होता, क्योंकि आप देखिए इसका लास्ट डिजिट एक ऐसा डिजिट है जो कि 2 के टेबल पर नहीं आता, 1 2 के टेबल पर नहीं आता, 1 2 पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 2 पर डिवाइड नहीं होगा। तो अब आपको 2 पर चेक करने की जरूरत नहीं है, अब आप इसका नेक्स्ट प्राइम नंबर पर चेक करेंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 3। और 3 पर चेक करने के लिए मैंने आपको एक रूल बताया हुआ है जो कि डिविजिबिलिटी रूल्स ही कहलाते हैं। बेसिकली आपको क्या करना होता है, आपने इसके नंबर जो लिखा हुआ है इसके तमाम डिजिट्स को ऐड करना है। ये नंबर क्या है? 9261। आप यहाँ पे लिखें 9261, इसके तमाम डिजिट्स को ऐड करें, यानी 9 + 2 + 6 + 1। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसके तमाम डिजिट्स को क्या कर रहा हूँ? ऐड कर रहा हूँ। तो 9 में 2 ऐड करें कितना आता है? 11। 11 में 6 ऐड करें कितना आता है? 17। 17 में 1 ऐड करें कितना आता है? 18। अगर किसी भी नंबर को के तमाम डिजिट्स को ऐड किया जाए और एक ऐसा नंबर है जो कि 3 के टेबल पर आता हो, तो वो ओरिजिनल नंबर भी 3 के टेबल पर आता होगा। तो आप देखिए इसके डिजिट्स को ऐड किया तो 18 आया, तो 18 3 के टेबल पर आता है, तो ये नंबर भी 3 पर डिवाइड होगा। इसका मतलब ये भी 3 पर डिवाइड हो सकता है, तो आप इसको 3 पर डिवाइड करके चेक करेंगे। तो 9261 को हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं 9261, और किससे डिवाइड करने जा रहे हैं? 3 से। तो स्टार्ट करते हैं। 3 3 टाइम्स 9, मैं सिंगल डिजिट को कर रहा हूँ यहाँ पर। 3 3 टाइम्स 9, यहाँ पे इसको बेहतर करके लिख लूँ, ये गलती से कुछ और लिखा गया है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 3 टाइम्स 9, 9 - 9 कितना होता है? 0। अब आप इस 2 को नीचे उतारेंगे तो जाहिर बात है ये इनफ नहीं है, तो आपको एक और डिजिट यहाँ पे उतारना पड़ेगा। तो जब एक से ज़्यादा डिजिट्स आप उतारते हैं तो ऊपर आपको एक एक्स्ट्रा 0 लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे आप एक 0 लगाएंगे। अब आपने 3 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 26 के पास पास आए। तो 3 7 टाइम्स 21 होता है, 3 8 टाइम्स 24 होता है, 3 9 टाइम्स 27 हो जाता है, जो कि इससे बढ़ जाता है। तो इसका मतलब 3 8 टाइम्स ही करना पड़ेगा, क्योंकि 3 8 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे 24 आएगा। 26 में से 24 माइनस करेंगे 2 आएगा। अब आप नेक्स्ट डिजिट को उतार लें जो कि है आपके पास 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 7 टाइम्स 21। तो देखें 21 - 21 कितना हो गया? 0। रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब 3 को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो 9261 आता है, और ये क्या है? 3087। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, अब 3 को आप 3087 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है? 9261। अब आगे चेक करते हैं, इसी तरह दोबारा चेक करेंगे। मैं यहाँ से कुछ चीज़ों को रिमूव कर लेता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए। तो अब आपने दोबारा से यही करना है, ये 3087 को चेक करना है कि इसको डिवाइड करने वाला कौन सा प्राइम नंबर है। तो आप देखें 2 पर तो ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है 7 है, ये 2 के टेबल पर नहीं आता। तो इसका मतलब ये पूरा डिजिट भी, पूरा नंबर भी 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होगा। तो आगे 3 पे चेक करना है, उसके लिए मैंने आपको रूल बता दिया कि आप इसके तमाम डिजिट्स को ऐड करके देखें। तो यहाँ पे लिखते हैं 3087, इसके डिजिट्स को ऐड करते हैं, यानी 3 + 0 + 8 + 7। तो 3 + 0 कितना होता है? वो तो 3 होगा। 3 में 8 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 11। और 11 में 7 ऐड करूंगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 18। तो आपके पास आंसर आया 18, और 18 3 के टेबल पर आता है। तो जो आंसर आया अगर वो 3 के टेबल पर आता हो तो ओरिजिनल नंबर भी 3 के टेबल पर आएगा, यानी 3 पर डिवाइड होगा। तो 3087 को आप 3 पर डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम नीचे इसकी डिवीजन भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे लिखना है 3087, और इसको किस पे डिवाइड करना है? 3 पे। तो 3 1 टाइम्स कितना होता है? 3। यहाँ पे 3 - 3 0 हो जाएगा। आपको 0 नीचे नोट डाउन करना पड़ेगा, जो कि इनफ नहीं होगा क्योंकि बाहर 3 है, इससे बड़ा नंबर है। तो एक और डिजिट और नोट डाउन करना पड़ेगा जो कि है 8। तो जब 2 डिजिट्स इकट्ठे नोट डाउन करते हैं यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ता है। तो अब आपको करना पड़ेगा 3 को 2 के साथ, क्योंकि 3 को 2 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा। 3 से करने से तो 8 से बड़ा आ जाएगा। तो 8 - 6 कितना होता है? 2। और यहाँ पे अब आपको 7 नीचे उतारना पड़ेगा। 3 9 टाइम्स करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 27। तो 27 - 27 कितना हो गया? 0। यानी ये वाला जो नंबर है इससे मल्टीप्लाई करें अगर हम 3 को, तो फिर आपके पास 3087 बनता है। तो आप इसी को लिखेंगे कि 31029 टाइम्स, 1029 टाइम्स। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमारे पास अगेन एक न्यू नंबर आ गया, इसको फिर से चेक करना है। तो ये भी 2 पर डिवाइड नहीं होगा। आप देख सकते हैं इसका लास्ट डिजिट 9 है, जो कि 2 के टेबल पर नहीं आता। तो ये पूरा नंबर भी 2 पर डिवाइड नहीं होगा। तो 3 पे चेक करने के लिए आप इसके डिजिट्स को भी ऐड करके देख सकते हैं। तो इसके डिजिट्स हैं 1 + 0 + 2 + 9। इनको आप ऐड करें, 1 + 0 1 होता है, 1 + 2 3 होता है। 3 में आप कह लें
9 ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 12, तो यहाँ पे आ गया 12, ठीक है। तो अब आप देखें 12 जो है 3 के टेबल पर आता है, तो अगर ये नंबर जो आंसर में मिलता है 3 के टेबल पर आएगा तो ओरिजिनल भी 3 के टेबल पर डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब 1029 भी 3 पर कंप्लीटली डिवाइड होगा। इसकी भी डिवीजन आप यहाँ पे कर लें, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से, यहाँ पे 2 डिजिट्स लूँगा, ये 10 है तो 3 टाइम्स आपको करना पड़ेगा ताकि 9 आए सबसे क्लोज। तो 10 - 9 1 होता है। आपको अब अगला डिजिट आना है 2, तो 3 4 टाइम्स करना है आपने, तो वो आपके पास कितना होता है, वो होता है 12 होता है। यहाँ पे 0 हो जाएगा, नेक्स्ट डिजिट उतारें, यहाँ पे आ जाएगा 9 और 3 टाइम्स करना पड़ेगा, तो अगेन आपके पास 9 आएगा और 9 - 9 क्या हो जाता है 0, तो रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब 3 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 1029 आता है। तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे 3 और नीचे आप लिख देंगे यहाँ पर वो 343। ये वही नंबर है जो अभी हमने फाइंड आउट किया है। तो मैं यहाँ से कुछ चीज़ों को रिमूव कर लेता हूँ स्पेस के लिए। तो अब हम इस 343 नंबर की बात कर लेते हैं। तो ये भी पार्ट नंबर 2 में भी आया था, मैंने आपको पार्ट नंबर 2 में इसको 7 से डिवाइड करके भी दिखाया है और इस पर डिविजिबिलिटी जो टेस्ट था 7 का वो भी अप्लाई करके दिखाया है। तो इसलिए यहाँ पर मैं चीज़ों को डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये 7 पर डिवाइड होता है, ये 2 आप कह लें 3 पर 5 पर डिवाइड नहीं होता, ये डायरेक्ट 7 पे होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 749 टाइम्स कितना होता है 343। मैंने इसको डिवाइड करके पीछे दिखाया हुआ है पार्ट नंबर 2 में, आप वो देख सकते हैं। और 49 बड़ा आसान है, 7 टाइम्स होता है और 7 बच गया, ये प्राइम नंबर ही है तो 7 1 टाइम्स ही 7 होगा। नीचे आप देख सकते हैं 1 बच चुका है। तो अब आपके पास जो यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं यही आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाती है जब आप इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, तो हम इसको यहाँ पर नीचे लिखेंगे क्योंकि नंबर ज़्यादा हैं, तो थोड़ा कि हमारे पास स्पेस जो है वो प्रॉपर रहे। तो अब आपने क्या करना है, ऊपर आपने लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 74088। आप यहाँ पे क्यूब रूट का जो सिंबल है ये वैसे का वैसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे आप क्यूब रूट का सिंबल वैसे का वैसे ही बनाएंगे और इसमें ये तमाम जो आपके पास प्राइम नंबर्स हैं इनको लिखेंगे प्रोडक्ट फॉर्म में। यानी आप देखें यहाँ पे 2 3 दफ़ा आ रहा है, तो आप इसको लिखेंगे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। इस तरीके से आप 3 को देखें, ये भी 3 दफ़ा आ रहा है, तो आप आगे मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3। आगे आप देखें 7 3 दफ़ा आ रहा है, तो इसको भी आप लिखेंगे 7 टाइम्स 7 टाइम्स 7। अब आपने जब ये कर लिया, आप देख सकते हैं ये तीनों 2 एक जैसे हैं। जब भी 3 एक जैसे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं हम उनके ऊपर पार्ट 3 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 2 3 दफ़ा लिखा हुआ है, तो आप इसको लिखेंगे 2⁻³ और ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है। बाकी जो ऊपर क्यूब रूट का रेडिकल सिंबल है वो वैसे का वैसे आएगा। इधर आप देखें 3 भी है, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 3 दफ़ा सेम नंबर लिखा हो मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आप उसके ऊपर लिखेंगे पार्ट 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3⁻3। जितनी दफ़ा हो रहा होता है उतनी पार्ट लिख रहे होते हैं और नीचे उस नंबर को लिख रहे होते हैं जो यहाँ पर रिपीट हो रहा होता है। जिस तरह 3 जो था वो रिपीट हो रहा था तो 3 लिखा और 3 दफ़ा था लिखा हुआ तो ऊपर पार्ट 3 आ जाता है। इस तरह भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे भी 7 आप देखें 3 दफ़ा लिखा हुआ है, तो आप इसको 7 लिखेंगे और ऊपर इसके आ जाएगी पार्ट 3। अब मैं आपको बता चुका हूँ जब भी क्यूब रूट्स के इस तरीके से इनसाइड उसके अंदर आपके पास नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप सब पे क्यूब रूट अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो 2⁻³ है इस पे क्यूब रूट अलग से अप्लाई होगा, मल्टीप्लाई का साइन। जो 3⁻³ है इस पे क्यूब रूट अलग से अप्लाई होगा, मल्टीप्लाई का साइन। और जो 7⁻³ है इस पे क्यूब रूट अलग से अप्लाई होगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिलेशन ना करिएगा, वो बेहतर चीज़ नहीं होती। तो जब आपने इस तरीके से अलग कर लिया, अब मैं आपको बता चुका हूँ पार्ट नंबर 1 में कि क्यूब और क्यूब रूट हमेशा कैंसिल हो जाते हैं। अगर अंदर टर्म्स ऐसी लिखी हो जिनके ऊपर पार्ट 3 हो और ऊपर क्यूब रूट मैंशनड हो तो क्यूब रूट से हमेशा कैंसिल हो जाता है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जस्ट अंदर 2 बचेगा। इधर भी ये क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 3 बचेगा। इधर क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट क्या बचेगा 7 बचेगा। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है 6, और 6 को आगे 7 से करेंगे कितना आता है 42। तो 6 7 टाइम्स हो गया 42, तो यहाँ पे आंसर आ गया 42। 2 को पहले 3 से किया 6 आया, 6 को फिर 7 से किया तो 6 7 टाइम्स 42 आ गया। तो इसका मतलब आपके पास जो ये नंबर था इसका क्यूब रूट आ गया वो 42 है। इसका मतलब यही लिया जाएगा कि 42 को 3 दफ़ा आप इस तरह लिखें और मल्टीप्लाई करें तो आपको आपका आंसर मिलेगा जो कि है 74088। इसी को हम बेसिकली क्यूब रूट बोल रहे होते हैं, इसी वजह से कि क्यूब रूट से जो हमें आंसर मिल रहा होता है उसको हम 3 दफ़ा इस तरह लिख के मल्टीप्लाई करें तो आपको वो उसी नंबर को दे रहा होता है जो आपने क्यूब रूट जिसका फाइंड आउट किया होता है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आ चुका है 42, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।